पधार्योड़ा सगला भाइयों और सगली बहनों ने मारा घना न घना राम राम सा खम्मा गणे। मुझे बताया गया कि आप लोग करीब 4 साढ़े 4 बजे से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपका जुस्सा कम नहीं हो रहा है, आपका उत्साह कम नहीं हो रहा है। ये अपार स्नेह, ये आपका आशीर्वाद मैं अपने सिर माथे पर लेता हूं। मरुभूमि नए भारत के संकल्प के साथ इतने जोश से भरी हुई है। रेगिस्तान में जब लहर उठे तो पूरे देश का अंदाजा लगाया जा सकता है। मारवाड़ तो दशकों से कमल का फूल खिलाता रहा है, मजबूती से केसरिया रंग में रंगा हुआ है। अब आपके नारे, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर। अगर आप इजाजत देंगे तो आगे बोलना शुरू करूंगा, वरना मैं आपके नारे सुनने के लिए, ये आपका प्यार मेरे लिए बहुत है। अगर आप इजाजत दें तो बोलना शुरू करूं। साथियों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, लेकिन आप इजाजत दें तो बोलना शुरू करूं। भाइयों बहनों, बीते 5 वर्ष में आपके इसी मजबूत समर्थन से एक निर्णायक और ईमानदार सरकार दिल्ली में चलाने का मुझे सफलता मिली है। अब समय आया है आपसे फिर आशीर्वाद मांगना और अपने काम का हिसाब देना। मैं चाहता हूं मेरे हिसाब को जो फर्स्ट टाइम वोटर है, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है और जो जीवन में पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करने वाले, जीवन में पहली बार देश का प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं। मैं ऐसे 21वीं सदी में पैदा हुए पहली बार के मतदाताओं से
आग्रह करूंगा कि मेरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि सत्ता की राजनीति करने वाले कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों के लिए उनका आज बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वे अपने आज की चिंता करते हैं। इन दलों को लगता है कि देश का वोटर उन्हें आज की घटनाओं, कठिनाइयों और वायदों के संदर्भ में ही आंकता है और आने वाले कल के प्रति उनका कोई दायित्व नहीं है। लेकिन भाइयों और बहनों, मेरे लिए राष्ट्र निर्माण के कार्य में आज के साथ ही कल का भी उतना ही महत्व है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और मजबूत भारत देने के लिए हमें अपने आज को, अपने वर्तमान को कल के लिए समर्पित भी करना है, सक्षम भी बनाना है। मैं भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूं। हो गई क्या आपकी नारेबाजी? धन्यवाद। जोधपुर के नौजवान बहुत समझदार है। साथियों, दुनिया किसी भी देश को तब भी देश को महत्व देती है जब आपका सामर्थ्य सामने आता है, आपकी क्षमता उनको दिखती है। हमारे पास करोड़ों लोगों की शक्ति पहले भी थी, लेकिन उसमें आत्मविश्वास भरने वाली सरकार नहीं थी। हमारे पास संसाधन पहले भी थे, लेकिन पहले देश के संसाधनों का शोषण करने वाली भ्रष्ट सरकार थी। संसाधनों को विकास करने वाली सरकार नहीं थी। हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर तो हजारों सालों से समृद्ध रही है, भ्रष्ट सरकार थी। संसाधनों को विकास करने वाली सरकार नहीं थी। हमारी सांस्कृतिक विरासत और धरोहर तो हजारों सालों से समृद्ध रही है, लेकिन दुनिया के मंच पर उसका गौरवगान करने वाली सरकार नहीं थी। हमारी सेना का शौर्य, हमारे जवानों की बहादुरी हमेशा ही शीर्ष पर रही है, पर फैसला लेने वाली, उन्हें खुली छूट देने वाली मजबूत सरकार नहीं थी। आतंक को काबू में करने की क्षमता हम में पहले भी थी, लेकिन वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए देश पर राज कर रही सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं थी। साथियों,
आज ये कांग्रेस वाले दुनिया जहां की बातें करने में लगे हैं, लेकिन इनकी सच्चाई भी जाननी जरूरी है। भाइयों और बहनों, आज हमारे आसपास आतंकी फैक्ट्रियां चल रही है, जो लोगों को, पूजा पाठ में जुटे लोगों को, घूमने फिरने गए निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। श्रीलंका में क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन कांग्रेस और उसके राग दरबारी कहते हैं कि आतंकवाद कोई मुद्दा ही नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के लिए जो 10 साल पहले सबसे बड़ा मुद्दा था, वो आज कैसे कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए चर्चा से ही गायब कर दिया है। साथियों, कांग्रेस ने 2009 में उनका जो मैनिफेस्टो, जो ढकोसला पत्र होता है, वो जो ढकोसला पत्र लाई थी, वो ढकोसला पत्र यानी झूठे वायदों का पुलिंदा, देश की जनता को गुमराह करने वाला कांग्रेसी दस्तावेज। भाइयों और बहनों, वो 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले के बाद का दौर था। इसलिए 2009 में कांग्रेस ने वादा किया था कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। ये 2009 के उनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। इसके बाद के अपने 5 साल के शासन में कांग्रेस ने कैसे जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर दिखाया, ये भी मैं आपको बताता हूं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के दावों के बाद पुणे में धमाका हुआ। कांग्रेस ने उसके बाद चुप्पी साध ली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुंबई में धमाका हुआ, फिर कांग्रेस के मुंह पे ताला लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। दिल्ली में धमाका हुआ, कांग्रेस फिर एक बार गूंगी बन गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पटना में धमाका हुआ, कांग्रेस को जैसे बिच्छू काट गया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में भारत को ही बदनाम किया। पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलता रहा, दुनिया को पाकिस्तान सच लगने लगा, भारत झूठ लगने लगा। फिर भी कांग्रेस सरकार, उनके महामिलावटी साथी सोते रहे, धमाके होते गए, निर्दोष लोगों की जान जाती रही। कांग्रेस वोट बैंक की चिंता करती रही, बर्दाश्त करती रही। अपने ढकोसला पत्र को सामने रखकर वो सोती रही, निर्दोष लोग मरते रहे। साथियों, इसी परिस्थिति में आपने इस चौकीदार को 2014 में अवसर दिया। आज परिणाम आपके सामने है।
अब कहां गई वो पाकिस्तान की हेकड़ी? आज भारत आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? ये फर्क होता है। ये फर्क होता है एक नेक नियत, मजबूत सरकार और वो दिन थे बदनीयत वाली मजबूर सरकार के, जहां 125 करोड़ देशवासी जिंदगी भर कांपते रहते थे, रात दिन बेचैन रहते थे। बच्चा अगर स्कूल गया है तो शाम को जिंदा लौटेगा कि नहीं, ये मां बाप को चिंता रहती थी। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों के पास नीचे से ऊपर तक सिर्फ वंशवाद है, वंशवाद। और यहां तो खुल करके हैं। और इसलिए राष्ट्रवाद पर बात करने से इनको डर लगता है। और यहां के मुख्यमंत्री ने तो बाकी सीटें तो गई मान लिया है। अब इज्जत बचाने के लिए जोधपुर में गली गली में घूम रहे हैं, कांग्रेस को बचाने के लिए नहीं, बेटे को बचाने के लिए। उनके लिए कांग्रेस के बाकी उम्मीदवारों से ज्यादा बेटे का महत्व है। बाकी कांग्रेस का जो होगा तो होगा। यही कारण है कि पूरी बेशर्मी के साथ भारत के शौर्य के बजाय पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर विश्वास करते हैं। सपूतों की सराहना के बजाय पाकिस्तान के सबूतों की बात को लेके देश में भ्रम फैलाते हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का ढकोसला पत्र एक प्रकार से पाकिस्तान का भोंपू ज्यादा लगता है। साथियों, ये कश्मीर से सेना हटाना चाहते हैं, जवानों के विशेष अधिकार को हटाना चाहते हैं। मेरे जोधपुर की वीर जनता, मेरे जोधपुर के वीर नौजवान, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस का ढकोसला पत्र जो कश्मीर से सेना हटाने की बात करती हो, सेना के अधिकार हटाने की बात कर रही हो, क्या ये मेजर शैतान सिंह का अपमान है कि नहीं है? ये मेजर शैतान सिंह जैसे शहीदों का अपमान है कि नहीं है? शहीदों का अपमान करने वालों को हम सह सकते हैं? कितना ही बड़े बाप का बेटा होगा, शहीदों का अपमान करने वाला इस मिट्टी पे नहीं चल सकता है। मैं आपको इनके एक साथी कांग्रेस ने जिन्हें, और ये बड़े पार्टी के बड़े कर्ता धर्ता हैं यहां के मुख्यमंत्री,
और खासम खास है परिवार के। वो जयपुर से ज्यादा दिल्ली के चक्कर काटते हैं। और जब कर्नाटका में सरकार बनी तो ये हाथ ऊंचे कर करके मौज कर रहे थे। ये कर्नाटक के सीएम ने क्या कहा है मालूम है? ये कांग्रेस पार्टी ने इस बात को खारिज नहीं किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने माफी नहीं मांगी है। उन्होंने जो गंभीर बात कही है, आपको मतदान के दिन वोट कर करके उनको सजा करनी है। सजा करोगे? उन्होंने क्या कहा है मैं कहूं आपको? ऐसी बातें अखबार में जरा कम आती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और वहां के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो गरीब है, जिनको भूखे मरना पड़ता है, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ये गरीबी के मारे सेना में जाते हैं। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बयान है। क्या ये बात आपको मंजूर है? क्या लोग 2 रोटी के लिए, देश के लिए गोलियां खाने जाते हैं क्या? अरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री को, ये कांग्रेस के नेताओं को समझ नहीं है कि वो 2 रोटी खाने के लिए नहीं जाता है, वो सीने पर गोलियां खाने के लिए जाता है। बेशरम लोग हैं ये। क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? ये वीरों की धरती, ये जवानों की धरती, शहीदों की परंपरा वाली धरती, क्या ऐसी पार्टी को एक पल भर के लिए राजस्थान में टिकने देगी क्या? भाइयों बहनों, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, ये सोच खतरनाक है। हमारी इतनी बड़ी सेना देश के लिए मर मिटने के लिए मां बाप, परिवार, बच्चे छोड़ करके कभी वो 50 डिग्री टेम्परेचर रेगिस्तान में खड़ा है तो कभी -20 डिग्री टेम्परेचर में हिमालय में खड़ा हुआ है, कभी दिन भर कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलियां झेलता खड़ा है। उसके लिए ऐसी बात बोलोगे? भाई और बहनों, अपनी इसी सोच की वजह से कांग्रेस और इन महामिलावटी लोगों ने अपने दशकों के शासन के बावजूद देश को रक्षा मामलों में आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। गुनाहित गैर जिम्मेवार व्यवहार किया है, क्रिमिनल निग्लिजेंस है। 2014 में सत्ता में आने पर जब मुझे ये बताया गया कि भारत अपनी सुरक्षा का 70% भाग विदेश से आयात करता है, ये सुनकर के मुझे इतना गहरा धक्का लगा, इतना दुख हुआ। 125 करोड़ का देश, हर साल दुनिया में सबसे ज्यादा इंजीनियर पैदा करने वाला देश, बुद्धिमान प्रतिभावान नौजवानों का देश और हथियारों के लिए दुनिया पर डिपेंडेंट है। भाइयों और बहनों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ये सुनो, ये वीर जवानों की धरती है, सुनो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय भारत के पास
रक्षा उत्पादन का 150 साल का अनुभव था। दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे जिनके पास ये अनुभव था जो भारत को विरासत में मिला था। 150 साल का अनुभव हमारे देश के पास था और देश में तब 18 जब भारत आजाद हुआ तब 18 आयुध फैक्ट्रियां हमारे देश में काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर हमारे पड़ोस में चीन में भारत जब आजाद हुआ उस कालखंड में चीन में उस समय रक्षा उत्पादन करने वाला एक भी कारखाना नहीं था। लेकिन आज चीन रक्षा सामग्री में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि संसार में इसका बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्ट करता है। इसके उलट भारत आज दुनिया में रक्षा सामग्री आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश इसलिए बड़ा माना जा रहा है। बताइए, ये थी कांग्रेस के 17 साल की क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ये थी देश की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस के रवैये की सच्चाई। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों में भाजपा सरकार ने इस स्थिति को बदलने का पूरा प्रयास किया है। पहले की सरकार की तुलना में पिछले 5 वर्षों के दौरान रक्षा उत्पादन में 80% की वृद्धि हुई है। इस दौरान रक्षा क्षेत्र के निर्यात में भी 100% की वृद्धि हुई है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार का 5 साल का कार्यकाल गवाह है कि बीजेपी का देश की सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर क्या रुख है। जो भारत के अहित की बात करेगा उसके साथ हम सख्ती से ही निपटेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में आस्था के कारण प्रताड़ित होकर जो लोग भारत आए हैं, जो कांग्रेस की गलती के कारण आज भुगत रहे हैं, उनकी नागरिकता का प्रावधान भी हम करने वाले हैं। और हां, मैं ये भी कह दूं कि जो अवैध तरीके से भारत में आए हैं, जो अपना देश छोड़कर भारत के संसाधनों पर कब्जा करने आए हैं, हमारे नौजवानों के हक छीनने के लिए आए हैं, उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा।